इस लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमें दो पार्टिकल्स दिए गए हैं जिनका मास 5 kg और 10 kg है। ये देखिए 5 kg और 10 kg। उनको एक रिजिड रॉड से अटैच करके रखा हुआ है और उस रॉड का लेंथ जो है वो 1 मीटर है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछी गई है 5 kg के पार्टिकल से। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है। तो हमें पता है कि 1 मीटर को मुझे डिवाइड करना है 5 kg और 10 kg में। तो 5 kg प्लस 10 kg कर दीजिए। और हमको दूरी अगर 5 kg से पूछी गई है तो दूसरा वाला मास 10 kg आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वही यहाँ का करा है, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 5 + 10 kg। और चूंकि डिस्टेंस 5 kg से पूछा गया है तो हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया है। आंसर सॉल्व करने के बाद में आता है 66.67। तो आंसर इज सी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, 1 kg का मास है और 3 kg का मास है जिनके पोजीशन वेक्टर भी दे रखे हैं। तो 1 kg का पोजीशन वेक्टर, 3 kg का पोजीशन वेक्टर और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछा है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1r1 + m2r2 अपॉन m1 + m2 होता है। ये मैंने मास लिखा है और ये उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट। फिर मैंने दूसरा मास लिखा है 3 kg और ये उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट। और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर -2i कैप -j कैप + k कैप आता है। वो जो है वो ऑप्शन ए है। राइट। थोड़ा हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोगों ने वैसे ही कर लिए होंगे। ये एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जिन लोगों को भी थोड़ा सा क्रैश कोर्स के फॉर्म में जल्दी से रिवाइज करना है, ये उस पर्पज से मैंने डिजाइन किया है। राइट। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास में दो पार्टिकल्स हैं। एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। ये रहे दो पार्टिकल्स m1 m2। और m1 जो है उसको हमने सेंटर ऑफ मास की तरफ पुश करा है बाय डिस्टेंस d। हमने m1 को सेंटर ऑफ मास की तरफ d डिस्टेंस मूव करा है। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास को उसी जगह पर रखना चाहता हूँ तो मुझे m2 को कितना मूव करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो तो अगर m1 x1 डिस्टेंस मूव करता है तो m2 को x2 डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अगर x1 इस तरफ आएगा तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए तुमको दूसरे वाले पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं पर ही रह सके। तो उसका कंसेप्ट क्या है, m1 x1 विल बी इक्वल टू m2 x2। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो हमने m1 कितना डिस्टेंस गया, d डिस्टेंस गया। तो m2 को अपोजिट डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा, x। तो m1 x1, x1 का वैल्यू है d। m2 को x2 डिस्टेंस जाना पड़ेगा। तो x2 का वैल्यू आता है m1/m2 इंटू d। तो आंसर इज बी। ठीक। फिर इस क्वेश्चन में, ये तो काफी पहले पूछा गया था बट फिर भी रिलेवेंस है इसका। 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हैं जिनका रेडियस r है। ये देखिए, 3 बॉल्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ में टच करते हुए प्लेस किया गया है। और ये तीनों बॉल आइडेंटिकल है और हमसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है वो कहाँ पर होगा। तो लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ एनी टू बॉल्स ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहां पर नहीं हो सकता, ना ही सेंटर पर हो सकता है। और इतना सब कुछ हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ये तो बहुत आसानी से हमको समझ में आ रहा है कि जो भी मीडियन होगा
उन्हीं के इंटरसेक्शन पर, ये रहा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट, उसी पॉइंट पर अपने को क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो इसका आंसर जो है वो डी है, आंसर इज डी। ठीक। फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा गया था। देखिए, सेंटर ऑफ मास जो है पार्टिकल का, वो किस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। क्या वो पोजीशन पर डिपेंड करता है? बिल्कुल, पोजीशन पर डिपेंड करता है। आप फार्मूले लिखते हैं m1x1 प्लस m2x2, तो वो तो मासेस पर भी डिपेंड कर रहा है और उसकी पोजीशन पर भी डिपेंड कर रहा है। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, ऑफ कोर्स रिलेटिव डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। ये रहा m1, ये रहा m2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। किस पर डिपेंड नहीं करता है? फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। और बहुत ऑब्वियस सी चीज है, ये मेरे पास में एक डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो मेरे फोर्स लगाने से क्या इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी? पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी, ऑफ कोर्स पोजीशन चेंज होगी। ये फोर्स लगेगा और ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास आगे चला जाएगा। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि फोर्स लगाने से इसका जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी के अंदर, वो चेंज नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। जो आप फोर्स लगाते हैं उससे रिलेटिव पोजीशन सेंटर ऑफ मास की दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती। तो आंसर इज डी। ठीक। ये वाला क्वेश्चन लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, बट इसमें ऐसा कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे पास में दो पर्सन है, 55 केजी का और 65 केजी का। ये देखिए, 55 केजी और 65 केजी। ये एक बोट पर बैठे हुए हैं। बोट का मास भी 100 केजी दिया हुआ है और बोट की जो लेंथ है वो 3 मीटर दे रखी है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि बोट जो है वो स्टिल वाटर में है। अब आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम बताना है कितना शिफ्ट हो जाएगा अगर 55 केजी का मैन जो है वो 65 केजी के मैन के पास में पहुंच जाएगा तब। देखिए, ये 55 केजी का मैन चलना शुरू करता है और 65 केजी के मैन के पास में पहुंच जाता है। तो देख के शुरुआत में हमको ऐसे ही लगता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि 65 केजी मैन तो मूव ही नहीं कर रहा। 65 केजी मैन मूव नहीं कर रहा है और 55 केजी मैन जो है वो उसकी तरफ जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसा मूव करता हुआ हमको दिखाई देता है। अब इसमें आप कंसेप्ट समझिए। देखिए, बोट के केस में आप मान के चलेंगे कि बोट पानी में है और पानी जो है हम अज्यूम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकता, मतलब पानी में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता। ये ठीक उसी तरीका का क्वेश्चन हो गया कि जैसे एक प्लैंक है और प्लैंक जो है वो स्मूथ सरफेस पर रखा गया है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, पर हमको यही अज्यूम करना है कि पानी का मतलब है कि वो एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकता। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो जीरो है, किस पर? हमारे सिस्टम पर। तो हमारे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स डायरेक्शन में जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा। एक्स डायरेक्शन में जो नेचर है इट विल नॉट चेंज। अगला सवाल कि क्या नेचर है उसका जो चेंज नहीं होगा? तो ऑब्वियसली दोनों पहले रेस्ट पर थे। अब दोनों रेस्ट पर थे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना था? जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, यहाँ पर लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, तो हमेशा कितना रहेगा? जीरो। तो हर समय पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा? जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि इसमें एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये पानी में है। पानी क्या एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकती। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हर समय पर कितना रहेगा? जीरो।
और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हर समय पर जीरो रहेगा तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ही नहीं करेगा। कोई सा एक पॉइंट है, उसका वेलोसिटी हर समय पर जीरो है, हर समय पर वेलोसिटी जीरो है, मतलब वो रेस्ट पर है, और अगर वो रेस्ट पर है तो उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। तो आंसर इज सी। और नीट में खास तौर से आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आप ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में आपको सी दिखाई मतलब जीरो दिखाई दे रहा है, तो एक बार सोच लीजिएगा कि वाकई में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है क्या। और मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड करे हैं इसमें प्रीवियस ईयर के, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके आंसर्स जीरो आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या मान लेते हैं हम लोग, सी, दैट इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हाँ देखिए, जो मैं आपको बोलने वाला था वो यहाँ पर दिख रहा है। टू पार्टिकल्स इनिशियली एट रेस्ट, मतलब दो पार्टिकल्स हैं और वो रेस्ट पर है, M1 और M2 दोनों रेस्ट पर है। अब रेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर दोनों रेस्ट पर हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, जीरो। ठीक। फिर यहां पर दिया हुआ है मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ इंटरनल अट्रैक्शन, मतलब M2 और M1 पर इंटरनल फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, वो क्लियरली बोल रहे हैं। देखिए फिर से वही कंडीशन बन गई, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और वेलोसिटी ऑफ मास जीरो, तो नेचर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। अगर फोर्स जीरो है तो नेचर ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। अगर नेचर ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा तो जो वेलोसिटी पहले थी वैसी की वैसी ही रहेगी। पहले वेलोसिटी क्या थी, जीरो, बाद में भी क्या रहेगी, जीरो। तो व्हाट विल बी स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट विल बी जीरो। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि पार्टिकल की स्पीड बाद में क्या हो रही है। ये बोल रहे हैं इसका स्पीड कुछ भी हो जाता है और इसका स्पीड टू भी हो जाता है, होने दीजिए, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप साफ साफ बोल रहे हैं कि इंटरनल अट्रैक्शन है मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना था, जीरो। क्यों जीरो था, क्योंकि दोनों रेस्ट पर थे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ पर रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा। तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी, जीरो। तो आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पता नहीं इस वाले क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए 50 kg का मैन है, ये रहा 50 kg का मैन, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में है 10 मीटर की हाइट पर। अब ग्रेविटी फ्री स्पेस है मतलब mg फोर्स जो है वो इस पर नहीं लग रहा। फिर उसने क्या करा, इस 50 kg के मैन ने एक 0.5 kg का जो मास है वो नीचे फेंका, राइट। अब आप देखिए, इस आदमी ने इस बॉल पर एक फोर्स लगाया होगा, आदमी ने उस बॉल पर फोर्स लगाया होगा, बदले में इस बॉल ने भी इस आदमी पर फोर्स लगाया होगा। लेकिन वो फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स। मतलब इस वाले सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जो फोर्स लगा सकता था ग्रेविटी, उसको हमने जीरो मान लिया है, राइट। तो फिर से ये क्वेश्चन किसका हो गया, वंस अगेन एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो। देख रहे हैं आप, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हर समय पर हर क्वेश्चन में नीचे एक्सटर्नल फोर्स कितना हो रहा है, जीरो ही हो रहा है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर से वापस आते हैं। तो अगर मैं 550 kg का मैन और 0.5 kg का वो जो भी पार्टिकल है उसको मैं कंसीडर करूं तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है, और दोनों रेस्ट पर थे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक। फिर इस आदमी ने इस 0.5 kg के पार्टिकल को नीचे फेंका, तो बदले में ये 0.5 kg का पार्टिकल इस मैन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो आदमी ऊपर जाएगा और पार्टिकल नीचे जाएगा। ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब स्टोन जो है वो ग्राउंड को हिट करेगा तो मैन जो है वो फ्लोर से कितना ऊपर चला जाएगा, ये क्वेश्चन। अब आप समझिए, एक्सटर्नल फोर्स में बता चुका हूं जीरो है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, और हर समय पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो ही रहेगी। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है,
इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका, राइट। दैट मीन्स व्हाट, सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पर रहे। तो देखिए मैंने शुरुआत वाले क्वेश्चन में बताया था m1 y1 किसके बराबर होना चाहिए, m2 y2 के बराबर होना चाहिए। ये भी बताया था कि वो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर ये m1 है, ये m2 है, ये इस तरफ जाएगा x1, तो m2 को अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा x2, और m1 x1 किसके बराबर होगा, m2 x2 के बराबर होगा। तब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। लेकिन इस निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ी। पहले मुझे ये कंफर्म करना पड़ा, ये मेल और स्टोन के बीच में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और इनिशियली क्योंकि वो स्टैंडिंग था ग्रेविटी फ्री स्पेस में, मतलब वो रेस्ट पर था। रेस्ट पर था मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो था वो जीरो था। अब एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, पहले भी जीरो था, हर समय पर जीरो रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पर, मतलब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हुआ। अब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हुआ तो m1 y1 बराबर m2 y2। m1 कितना है 50, कितना ऊपर गया y1। स्टोन जो है 0.5 kg, कितना नीचे गया 10 मीटर्स। तो सॉल्व करा तो y1 कितना आया 0.1। तो ये 0.1 ऊपर और चला जाएगा। पहले 10 मीटर ऊपर था ही और 0.1 मीटर और ऊपर चला गया, तो आंसर इज 10.1 मीटर्स, राइट। हाँ, फिर से देखिए, वैसे ही फिर से एक क्वेश्चन आया है। दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, ये रहा ए, ये रहा बी, और फिर रेस्ट पर है। देखिए वही क्वेश्चन दोबारा से, रेस्ट पर है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। Move towards each other under mutual force of attraction। once again म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब है आपस में, आपस का मतलब एक्सटर्नल फोर्स कितना, जीरो। आप देख रहे होंगे हर बार क्वेश्चन में यही कंडीशन बन रही है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पर था, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो था और एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा। मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। अगर वो जीरो था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बाद में भी कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। और उन्होंने स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ही पूछा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, मुझे उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर कितना होना चाहिए, आंसर विल बी बी। आंसर इज बी। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तीन पार्टिकल है, एम एम और एम। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मुझे चाहिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो ये वाला एम जो है वो तो 0,0 पर है। ये वाला जो एम है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 दिख रहा है, देखिए ये रहा 2 कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट है नहीं। ये वाला जो मास है इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है। तो वो कोऑर्डिनेट्स लिख दिए और उसके बाद में फार्मूला लगाया है, m1 x1, ये देखिए, m2 x2, ये देखिए, m3 x3, ये देखिए, डिवाइडेड बाई m1 + m2 + m3, ये देखिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 2/3 आएगा, तो 2/3 और 2/3, तो आंसर इज बी। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। देखिए, उस स्टूडेंट को सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कंफ्यूजन होता है, ठीक। देखिए, अगर कोई छोटी बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन पर रहेगा। अब सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास वो वाला पॉइंट है जहां पर पूरा का पूरा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर मैं अज्यूम करता हूं कि पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये माना जा सकता है कि उस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस तो हमें कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि अगर ये एक स्क्वायर प्लेट है तो ये उसका सेंटर ऑफ मास है, मुझे पता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी मैं वहीं पर ही बनाता हूँ, mg। तो सेंटर ऑफ मास वहीं पर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वहीं पर मैं पूरा का पूरा फोर्स mg बना देता हूँ। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? वो पॉइंट जहां पर मैं पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसा मान सकता हूँ। राइट, ठीक है। अब इसमें गड़बड़ किया है, देखिए। अगर मैं बहुत बड़ी बॉडी लूं जैसे कि माउंटेन, तो माउंटेन में जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू हो जाएगा कम। तो ऊपर जाने पर जी जो होता है वो कम होता है और नीचे जी ज्यादा होता है। तो अगर नीचे जी ज्यादा हुआ तो नीचे वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो अगर नीचे वालों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे आ जाएगा। तो जनरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत बड़ी बॉडी के लिए नीचे होता है सेंटर ऑफ मास से। जहां पर भी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह पर सेम है, वहां पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट होंगे। लेकिन जब मैं माउंटेन में ऊपर चढ़ूंगा तो जी का वैल्यू जो होगा वो चेंज हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो अब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। तो अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होगा। इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो तो गलत है, जो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी is the point at which total gravitational torque on body is zero. Of course, इस बॉडी पर आप मान रहे हैं कि पूरा पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क कितना होगा? जीरो होगा। इसको तो सोचना भी नहीं है। तो ऑप्शन बी तो सही है। A couple on body produces both translational and rotational motion। गलत। कपल सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है या रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ट्रांसलेशनल नहीं करता। तो बी सही है, ए और सी गलत। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए। इससे मेरे पास में 10 kg की बॉडी है, ये देखिए। 10 kg का ब्लॉक है। इसको सपोर्ट करने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 10 kg का लगाना पड़ेगा, राइट। अब मैंने एक लीवर लिया, देखो, और ये डिस्टेंस मैंने 5 मीटर ले लिया और ये डिस्टेंस 10 मीटर ले लिया। अब 10 kg का ब्लॉक यहाँ पर है। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लेते हैं, एफ फोर्स लगाया है मैंने। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होगा वो होगा 10g × 5, ये देखिए। और दूसरा फोर्स जो होगा वो होगा F × 10, ये देख लीजिए आप। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहा है। फोर्स कितना? F। डिस्टेंस कितना? 10, ये देखिए, F × 10। इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं 10g, ये रहा 10g। डिस्टेंस कितना? 5। सॉल्व करो तो F कितना आ गया? 5g। तो अगर F 5g आया तो 10 kg की बॉडी को हमने 5g फोर्स से सपोर्ट कर दिया। जबकि 10 kg की बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए था? 10g चाहिए था। तो हम कम फोर्स से, अगर मैकेनिकल एडवांटेज रहा, ज्यादा बॉडी को हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये डी भी सही है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही है। तो हम लोग बोल देते हैं कि इसका आंसर जो है, इट्स आंसर इज डी। राइट, ठीक। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। इसमें स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, एम और 5 है, ये देखिए। और उनका रेडियस भी दे रखा है। एक का रेडियस है आर, दूसरे का रेडियस है 2r।
और फिर बोला गया है रिलीज। चलिए, रिलीज का मतलब अब आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, 0। रिलीज कर दिया विथ इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू 12 आर। दोनों के बीच का जो भी सेपरेशन है वो कितना है, 12 आर है। ठीक। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब फिर से एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। फिर से वही कंडीशन बनी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, समझाने की जरूरत नहीं है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। तो इससे क्या होगा, इससे मैं फार्मूला लगा सकता हूं, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो आप देखिए इनके सेंटर के बीच की दूरी जो पहले 12 आर हुआ करती थी, वो 3 आर से कम नहीं हो सकती है। क्योंकि उनके सेंटर के बीच की दूरी जो है वो हमेशा 3 आर, मतलब 3 आर से कम तो नहीं होगी। और पहले कितनी थी, 12 आर। तो कितने का मूवमेंट होगा दोनों बॉडीज में, 12 आर माइनस 3 आर, दैट विल बी इक्वल टू 9 आर। मतलब ये इधर अगर x मूव करेगा तो दूसरा वाला 9 - x मूव करेगा, 9 r माइनस एक्स। क्लियर। तो ये जो m मास है, अगर वो x मूव कर रहा है, तो ये जो 5m मास है वो 9 r माइनस एक्स मूव करेगा। भले ही इनके बीच का सेंटर के बीच का डिस्टेंस 12 आर दिया गया है, लेकिन उनका जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ इतने रीजन में होगा जिसकी वैल्यू कितनी है, 9 आर। तो अगर एक एक्स मूव करेगा तो दूसरा 9 आर माइनस एक्स मूव करेगा। अब इसको सोल्व का, तो एक्स का वैल्यू आता है 15/2 आर। तो एक्स का वैल्यू 15/2 आर, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर बॉडी। स्मॉलर बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक्स, और एक्स का वैल्यू हमने देखा 15/2, मतलब 7 पॉइंट। तो आंसर इज बी। आंसर जो है वो बी है। राइट। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे सेंटर ऑफ मास से एसोसिएटेड 2020 या 22 तक, वो मैंने सारे यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद वाले में मैं टॉर्क के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। और थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व करके रख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम ज्यादा जो है वो यूज ना हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे।